चलिए आज हम लोग इसमें एक नया पार्ट को हम लोग शुरुआत करेंगे। हाँ, ये आपको दिख रहा होगा। हाँ, मैं थोड़ा सीधा करता हूँ। ठीक, ये लद्दाख है। मतलब अब हम लोग इसको बोलेंगे राज्य विशेष। हाँ, मतलब हम लोग स्टेट स्पेशल क्लास को हम लोग कवर करेंगे। हाँ, मतलब हम लोग एक राज्य के बारे में जितनी भी जो फैक्ट्स हैं उसको हम लोग पूरा डिटेल के साथ कवर करेंगे। हाँ, देखिए लद्दाख। हाँ, मैं आपको मैप में पहले भी लद्दाख बता चुका हूँ कहाँ पे लद्दाख है। अब इसमें बताइए लद्दाख कहाँ पे है। हाँ, ताकि फिर हम यहाँ शुरुआत करें। हाँ, तो देखिए ये मैप दिख रहा है। लद्दाख की बात करें तो ये पहला वाला पार्ट है। हम लोग क्या करें, अभी हम लोग पूरा सर से चलना शुरू करेंगे और एक एक राज्य के बारे में पूरा डिटेल लेक्चर आएगा। हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये है लद्दाख, शुरुआत करते हैं। ये पहला लेक्चर है। हाँ, लद्दाख सबसे फर्स्ट। हाँ, मैं वही पार्ट को लिखा हूँ जो एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और यह बात करें तो एक हर स्टूडेंट को, क्योंकि हम लोग भारतीय हैं तो भारतीयों का एक फर्ज बनता है कि भारत के जितने भी राज्य हैं कम से कम उसके बारे में कुछ तो कुछ, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन है आप उसको जाने। हाँ, इसे जानिएगा तो आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगा, बहुत सारे नॉलेज आपको मिलेंगे। हाँ, तो चलिए हम लोग जानते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट बात करेंगे लद्दाख। हाँ, हम लोग देख लिए मैप में कहाँ। और ये लद्दाख क्या है, यह एक यूनियन टेरिटरी है, इसलिए लिखा है कि यह एक संघ शासित प्रदेश है, या इसको बोलेंगे केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ 31 अक्टूबर 2019 को, क्योंकि पहले भी राज्य था, बाद में इसको राज्य को बदल के केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसको याद रख लीजिएगा। आगे बात करें तो ये भारत के उत्तरी छोर पर स्थित है। उत्तरी छोर मतलब देखिएगा, मैप दिखाता हूँ, मैं साथ साथ चलूंगा मैप के। ये था पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर में दिखाना, ये उत्तर, नीचे दक्षिण। हाँ, तो मैं लिखा हुआ दिखा देता हूँ, मेरे पास लिखा हुआ मैप भी है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए ये पूरब है, ये पश्चिम है। हाँ, पश्चिम, ये उत्तर, तो उत्तर में ही आपको लद्दाख मिलेगा, नीचे दक्षिण। हाँ, तो यहाँ क्या बोला कि भारत के उत्तरी छोर पर स्थित है। कौन है? लद्दाख। हाँ, मैं लद्दाख पर बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ लद्दाख दिख रहा होगा। हाँ, लद्दाख। अब लद्दाख का कौन कौन सा कैसे कैसे क्या क्या है, तो लद्दाख के पूरब क्यों रहेंगे? देखिए पूरब। हाँ, तो ऐसे पूरब को देश नहीं है। हाँ, मतलब को कुछ नहीं है। तो अगर बात करें लद्दाख का, देखिए पहले अब डायरेक्शन देख लीजिए। किसी भी तरह से डायरेक्शन जो हम लोग करते हैं इसको इस चार तरह का बांटते हैं। ये होगा पूरब, ये होगा पश्चिम। हाँ, पश्चिम, ये होगा पश्चिम, ये होगा आपका उत्तर। हाँ, ये होगा दक्षिण। हाँ, दक्षिण ये हो गया। अब फिर इसको बांटेंगे तो ये होगा उत्तर पश्चिम। ठीक, इसको अगर बांटेंगे तो दक्षिण, रुकिए एक मिनट, पूरब। हाँ, बेटर रहेगा। हाँ, देखिए अगर इसको ये बीच वाला पार्ट बोले तो क्या लेंगे, उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर, उत्तर पूर्व बेटर रहेगा। हाँ, ये वाला उत्तर पूर्व हुआ। ठीक, उसके इसको बोल के दक्षिण पूर्व इसको बोलेंगे, ये बीच वाला पार्ट। फिर इसको मिला देंगे तो ये दोनों मिलके बनेगा, तो बनेगा दक्षिण पश्चिम। हाँ, फिर ये वाला मिला देंगे तो ये बनेगा उत्तर पश्चिम। अभी तो ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो ये लद्दाख हो गया। लद्दाख को आप देखते हो उसी तरह से, पूर्व में कुछ नहीं है तो ये उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व में आपको चीन मिलेगा। ठीक, उसके बाद उत्तर आएंगे। हाँ, अभी पश्चिम देखिएगा, पश्चिम को जम्मू कश्मीर, इसके दक्षिण में आएगा तो आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश। हाँ, ये वाला पार्ट आपको हिमाचल प्रदेश मिलेगा। हाँ, और देखिए पश्चिम में जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान मिलेगा। यहाँ आपको उतना डाउट लग गया होगा, मैं मैप से दिखाता हूँ। देखिए ये है लद्दाख। ठीक, लद्दाख की बात करें तो आपको इधर देखिए। हाँ, ये लद्दाख था, यहाँ पूरा चीन सटा हुआ है। इधर देखिएगा ये वाला पूरा जो एरिया है वो आपको इधर चीन मिलेगा। इतना छोटा ही नहीं, बहुत सारा बड़ा है, ये चीन मिलेगा। उसके इधर पे देखिए। हाँ, इधर देखिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए पूरा का ये पश्चिम देखिए, पश्चिम में आपको कौन सा मिलेगा? पश्चिम में ये पूरा पाकिस्तान, देखिए पूरा पाकिस्तान। हाँ, उसके बगल में देखिए ये आपको जम्मू कश्मीर। ठीक, ये पूरा था पश्चिम, पूरा पश्चिम, उत्तर दक्षिण। हाँ, दक्षिण कीजिएगा तो दक्षिण में हिमाचल प्रदेश, उत्तर में कोई देश नहीं, ऊपर में हिमालय है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो आपको मिलेगा नहीं, तो उससे इसमें दिखाया उत्तर में कुछ नहीं है। उत्तर पूर्व की बात करें तो चीन आपको मिलेगा। हाँ, अगर बात करें तो पश्चिम आपको जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान मिलेगा। ठीक, दक्षिण में आपको हिमाचल प्रदेश मिलेगा। हाँ, तो ये पाकिस्तान है। हाँ, देख सकते हैं लिखा हुआ। हाँ, ये आपको शो कर रहा है। तो ये तक आपको उसके चारों पे बैकग्राउंड पता चल गया होगा। ठीक, अब आते हैं थोड़ा उसके फैक्ट्स के बारे में। ठीक, हम लोग लद्दाख पढ़ रहे हैं तो लद्दाख में बात करें तो लद्दाख में यहाँ पर बोलता है कि बौद्ध संस्कृति की, मतलब कि यहाँ लद्दाख में आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत सारे व्यक्ति मिलेंगे। मतलब बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी संस्कृति है आपको लद्दाख में बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो बोला कि इसीलिए बौद्ध संस्कृति की अधिकता के कारण, हाँ अधिकता के कारण बोलते हैं कि इसे हम लोग छोटा तिब्बत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोटा तिब्बत है। मैं जो इस रेड वर्ड को जो कलर करूँगा इसे याद, तो बोलेगा छोटा तिब्बत किसे बोलते हैं, तो हम लोग लद्दाख को बोलते हैं। ठीक, अब बोला कि अब जब छोटा तिब्बत है तो उसको बोला कि ये सब फैक्ट्स हैं, छोटा तिब्बत है। बोले क्या है कि छोटा तिब्बत है, वहाँ पर ट्रैकर्स मतलब कि जो बाइक जो जाते हैं ना, ट्रैकर्स मतलब कि जो बर्फ़ में जो रेसिंग किया जाता है, मतलब जिसको स्पोर्ट्स। हाँ, तो बोले कि ट्रैकर्स के लिए पूरा फेमस है। क्वेश्चन आएगा कि ट्रैकर्स के लिए कौन फेमस है, तो वो लद्दाख फेमस है। ये सब क्वेश्चन को याद रखें, ट्रैकर्स के लिए। ठीक, कौन फेमस है, तो लद्दाख फेमस है। बोले कि यह बाइकर्स को बहुत आकर्षित करते हैं, मतलब क्योंकि पहाड़ी एरिया है, काफ़ी खूबसूरत एरिया देखने के लिए बाइक वाला जितने भी जो बाइकर्स होते हैं वो जाते हैं। तो बोलेगा बाइकर कौन सबसे बेसी पसंद करता है, कौन सा राज्य, तो वो है लद्दाख। याद रख लीजिएगा।
इसीलिए इसको हम लोग बाइकर्स का मक्का भी कहा जाता है। मतलब अगर क्वेश्चन आएगा कि बाइकर्स का मक्का किस राज्य को कहा जाता है, तो वह लद्दाख को कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। आगे बल्कि लद्दाख की प्राचीनता क्या लिखा, नवपाषाण काल तक था। मतलब की बात करें, अब लद्दाख है तो इसकी जो प्राचीन काल से लेकर नवपाषाण तक इसकी क्या है प्राचीनता, मतलब कि इसके जो इंपॉर्टेंस था वो नवपाषाण काल से लेकर, मतलब प्राचीन काल से लेकर नवपाषाण काल तक है। चलिए आगे, ठीक है। आगे तरह हिस्ट्री की बात करें बैकग्राउंड में, देखिए कॉमन इरा की बात करें तो कॉमन इरा के आरंभिक काल में लद्दाख जो था ये कुषाणों का साम्राज्य का हिस्सा था। बात करें ये सब ऐसे एग्जाम आते हैं, मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पूरा डिटेल है तो आपको पढ़ाना पड़ेगा सब चीज़। तो बोले कि कॉमन इरा में जो लद्दाख था वह कुषाणों के साम्राज्य का हिस्सा था। ठीक, बोले कि इसी समय बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। क्वेश्चन बस ये आएगा कि लद्दाख में बौद्ध धर्म का प्रसार किसके काल में हुआ, तो बोला कि कुषाणों के काल में हुआ। क्या बोलिएगा, कुषाणों के काल में हुआ। ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद आगे जाके 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हैंसांग आया। ये तो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग, खाली क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं कि हैंसांग किस शताब्दी में आया था, वो चीन का था, वो आया था 7वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में आया था। ठीक, एक मिनट वेट कीजिएगा। पानी पी रहा था मैं बोल रहा था कि जो हैंसांग था वह 7वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में जो चीन यात्री था वो लद्दाख में आया। ठीक, जब वो लद्दाख में आया तो उसने उसका नाम जो रखा लद्दाख को बोलते हैं मो लो सो। उसने क्या नाम रखा, मो लो सो। इसलिए यह नाम रखा, इसको यार मो लो सो। ठीक, या इसको हम लोग दूसरा नाम बोले तो मलय का देश, इसीलिए ये लद्दाख को रखा गया। तो मो लो सो या मलस। ठीक, आगे बात करें लद्दाख में, आगे जाके 7वीं शताब्दी में क्या हुआ, इस्लाम धर्म का प्रादुर्भाव, मतलब इस्लाम धर्म का वहाँ क्या हुआ, एंट्री हुआ। चलिए ठीक है, याद हो गया। बोले कि 7वीं शताब्दी में इस्लाम का क्या हुआ, इस्लाम का आगमन हुआ। ऐसे लिख देता हूँ, इस्लाम का आगमन हुआ। देखिए पहले तो वो कुषाणों का साम्राज्य था, इस्लाम क्या रहेगा 17वीं शताब्दी में इस्लाम का क्या हुआ, आगमन हुआ। ठीक, उसके बाद आगे बात करें, केवल 1834 में इसे जम्मू के राजा क्या लगा, जम्मू के राजा जो था गुलाब सिंह, क्या लिखा, गुलाब सिंह के सेनापति जोरावर सिंह ने क्या लिखा, जोरावर सिंह ने इसे सिख साम्राज्य में मिला लिया। देखिए पहले पता ही होगा जब राजा था तो इसको हड़पना, इसको लूटना, इसका साम्राज्य चले जाना, ये सब घटनाएं होती रहती थी। ठीक, बस आपको याद रखना है कि 1834 में जो गुलाब सिंह जो राजा था उसका एक सेनापति था, नाम था जोरावर सिंह। उसने क्या किया, उसने जिसके पहले देखा जब इस्लाम धर्म हो गया उसको सब मिला के क्या किया, वो सिख साम्राज्य में मिला लिया। ठीक, आगे जब पाकिस्तान ने देखिए अब पता ही होगा अभी अटैक होगा बहुत सारे। देखिए क्या किया, लद्दाख को पाकिस्तान ने लद्दाख पर आक्रमण करके, जब लद्दाख पर आक्रमण किया तो कौन कौन सा पार्ट हड़प लिया, तो वो उसने गिलगित, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में, गिलगित बाल्टिस्तान तथा आधे कश्मीर, मतलब ये दोनों याद रखिएगा। तो गिलगिट बाल्टिस्तान और आधे कश्मीर को पाकिस्तान ने हड़प लिया, मतलब लद्दाख में अटैक करके। ठीक, तो और बोला कि अभी प्रेजेंट में उसी पर कब्जा, मतलब पाकिस्तान कब्जा कर लिया। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि पाकिस्तान जो लद्दाख का कौन कौन सा पार्ट हड़प रखा है, तो गिलगित बाल्टिस्तान तथा आधे कश्मीर को। ठीक, फिर आगे बात करें 1962 में फिर एक बार अटैक होता है जो चीन के द्वारा किया जाता है। तो उसके द्वारा अक्साई चीन जो एरिया था, जो क्षेत्र था, वो चीन के नियंत्रण में चला जाता है। तो देखिए हम लोग का लद्दाख का बहुत सारा पार्ट अभी दूसरे देशों के पास चला गया है। ठीक, अब भारत में केवल जो बचा है केवल लेह और कारगिल बचा हुआ। बस ये क्वेश्चन आएगा कि भारत में प्रेजेंट में लद्दाख में कौन कौन सा जगह बचा हुआ है, तो वह लेह और कारगिल बचा हुआ। आगे अब थोड़ा क्या आ जाता है, हम पढ़ चुके थे कि लद्दाख का स्थापना हो गया था, यह लद्दाख बना था 31 अक्टूबर 2019 को, दिख रहा होगा लद्दाख। ठीक, एरिया की देखिए कितना है, लगभग देखिए क्या है, बात करें मतलब कि 59,146 स्क्वायर किलोमीटर इतना एरिया है। ठीक, लेकिन इतना टोटल एरिया हम लोग मानते हैं, लेकिन बहुत सारा एरिया पाकिस्तान और चीन के द्वारा हड़प लिया गया है। ठीक, जनसंख्या देख सकते हैं यहाँ आपको लगभग 2 करोड़ जनसंख्या आपको मिलेंगे 2011 के अनुसार। फिर राजधानी आपको हो गया, इसका 2 राजधानी है, एक होगा लेह, दूसरा होगा कारगिल, याद रख लीजिएगा। भाषा जो है लद्दाख में, वहाँ भाषा आपको हिंदी और आपको अंग्रेजी मिलेंगे। तो ये कुछ फैक्ट्स था, आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे
चलिए हम लोग लद्दाख पढ़ रहे थे, हाँ तो लद्दाख पढ़ रहे थे, तो लद्दाख के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि लद्दाख में क्या क्या मतलब क्या हाँ, तो ये लद्दाख पढ़े। लद्दाख में अगर पशु की बात करें, हाँ लद्दाख में पशु कौन है, तो वो आपको मिलेगा हिमतेंदुआ। हाँ इस क्वेश्चन खूब आते हैं पूछ के कि हिमतेंदुआ किस राज्य का पशु है, लद्दाख का। ठीक, पक्षी की बात करें तो काली गर्दन वाली क्रेन, हाँ क्रेन, मतलब क्रेन जो है वह लद्दाख की राष्ट्रीय पक्षी है। लद्दाख में बात करें, लद्दाख में क्योंकि पता है कि वह एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ उप राज्यपाल के द्वारा मतलब क्या होता है, मतलब जो शासन है चलाया जाता है उप राज्यपाल के द्वारा। ठीक, क्यों, क्योंकि वहाँ कोई विधानसभा नहीं है, बस याद रहिएगा लद्दाख में कोई विधानसभा नहीं है, जिसके कारण वहाँ उप राज्यपाल के द्वारा क्या होता है वहाँ पे मतलब शासित किया जाता है। ठीक, बात करें तो इसकी अपनी, जैसे कि यहाँ विधानसभा नहीं है, लेकिन लद्दाख की अपनी एक स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद है, इटो पढ़िएगा, अपनी खुद पहाड़ी मतलब स्वायत्त विकास परिषद है, मतलब यहाँ से इटो पढ़ के बैठ रहेगा, स्वायत्त विकास क्या लिखा, पहाड़ी विकास परिषद है। मतलब ये परिषद क्या है, वो गठन ये करता है, ये परिषद ये परिषद जो है वहाँ के लोगों को भला कर, मतलब कि भला नहीं, बात करें वहाँ के लोगों को सुविधा प्रदान करता है। तो क्या क्या सुविधा प्रदान करता है, तो सबसे पहले बात करें ये ग्राम पंचायतों से रिलेटेड सहयोग देता है, उसमें से जैसे कि स्थानीय शासन, जैसे मुखिया हो गया, पंचायत हो गया, स्थानीय शासन हो गया, आर्थिक विकास हो गया, सार्वजनिक स्वास्थ्य हो गया, मतलब मेडिकल हो गया, दवाई होगा, इस सब के लिए, शिक्षा हो गया, उसके बाद भूमि उपयोग हो गया, या कर निर्धारण हो गया, इन सब के बारे में वहाँ जो लद्दाख का एक पहाड़ी विकास परिषद है वो क्या करता है, वो इस सब के बारे हैंडलिंग करता है। आप इसको समझ आइएगा। आगे लद्दाख में बोला कि लद्दाख में जो आबादी है, हाँ बोला कि जितने अधिकतर आबादी जो है वह नदी घाटियों में मतलब रहते हैं, क्योंकि लद्दाख पहाड़ी एरिया है, वहाँ बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है। तो बोला कि जितनी भी जो जनसंख्या है अक्सर जो है वो नदी घाटियों में ही बसी हुई है। हाँ आगे बात करें तो कुछ नदी घाटी लिखा हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक, नदी घाटियाँ, तो नदी घाटी जैसे कि सिंधु पता ही होगा, सिंधु हो गया, सियोक हो गया, नुब्रा हो गया, ये सब घाटी का नाम है। सिंधु घाटी से कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता ही हम लोग पढ़ते हैं, सियोक घाटी, नुब्रा घाटी, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। बस इंपॉर्टेंट ये है कि सिंधु घाटी, सियोक घाटी, नुब्रा घाटी कहाँ पे है, वह लेह में है, मतलब लद्दाख के लेह में है। इसको देखिए, लद्दाख के लेह में, हाँ ये सब बहुत धमाकेदार क्वेश्चन बनते हैं। अगर पूछ देगा सियोक घाटी कहाँ पर है, तो लद्दाख ऑप्शन में नहीं रहेगा, वो लेह और या तो कारगिल रहेगा। तो लेह में है सिंधु घाटी, सियोक घाटी, नुब्रा घाटी, वह लद्दाख के लेह में है, याद रख लेगा। आगे और बोला इसमें लिख दिखाऊँ, ये सभी लेह में है। उससे दूसरा नदी घाटी की बात करें, क्योंकि हम लोग भारत के पास एक लेह है और दूसरा कारगिल है, तो लेह के पास घाटी जो मिला सिंधु घाटी, सियोक घाटी, नुब्रा घाटी। उसी तरह सब कारगिल में कौन कौन सा घाटी है, तो एक है सुर्रू घाटी, द्रास घाटी और जास्कर घाटी। हाँ ये तीनों पढ़ लेगा, सुर्रू, द्रास और जास्कर, ये तीनों घाटी कहाँ मिलेगा, आपको कारगिल में मिलेगा। नहीं सोचिए, अच्छा मैं दिखा देता हूँ फिर से। बोले कि मैंने बताया कि लेह में भी जो घाटी है वो सिंधु घाटी, सियोक घाटी, नुब्रा घाटी। ठीक, उसी तरह से कारगिल में जो घाटी है सुर्रू, द्रास और जास्कर, हाँ ये सब घाटियाँ आपको कहाँ मिलेगा, वो आपको मिलेगा कारगिल में। चलिए आगे बताना चाहता हूँ। ठीक, हम लोग लद्दाख पढ़ रहे थे। हाँ बोला कि पहाड़ी ढलानों पर क्या लिखा, घूमते चरवाहे, यानी कि चांगपा, ये बहुत एग्जाम क्वेश्चन आते हैं कि चांगपा जो चरवाहे हैं वो कहाँ आपको मिलेंगे, तो वो आपको मिलेंगे लद्दाख में। हाँ ये बहुत क्वेश्चन है, मैं जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बताते चल जाऊँ, क्योंकि हम लोग एग्जाम पर भी पढ़ रहे हैं। हाँ चांगपा, हाँ चांगपा समझ आइए कहाँ पे है, लद्दाख में। हाँ बोले कि चांगपा जो है अपने भेड़ बकरियों के साथ रहते हैं, मतलब कि अक्सर हम लोग देखें कि लद्दाख में जो भी जनसंख्या है अक्सर वो नदी घाटियों में रह रहे थे। ठीक, उसमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पहाड़ी इलाकों में भी रह रहे हैं, उसमें से एक था चांगपा जनजाति। ठीक, वो अपने साथ भेड़ और बकरियों के साथ घूमते रहते हैं, मतलब पहाड़ों में रहते हैं। यहाँ पर अत्यधिक समय तक ठंडा रहता है, क्योंकि जानते हैं लद्दाख जो है उसको छोटा तिब्बत ही बोल रहे थे, वहाँ बहुत बर्फ है, वहाँ ठंडा बहुत अधिक रहता है। ठीक, तो बोला कि जब वजह से ठंडा रहता है, आप बोला कि ठंडा कारण क्या है, तो बोला कि हिमालय जो है, पता ही होगा हिमालय। हाँ बोले कि लद्दाख में मानसूनी बादलों को इन घाटियों में आने से रोकता है, हम लोग घाटी पढ़े थे। ठीक, हिमालय बोलता है कि जो पर्वत है वह लद्दाख में जो मानसूनी बादल है जिससे वहाँ बारिश हो, वो आने से कौन रोकता है, हिमालय रोकता है। ठीक, लेकिन जिसके कारण यहाँ क्या बोला कि यहाँ वर्षा अधिक, यहाँ लिखता है बहुत कम वर्षा होती है। यहाँ देखो वहाँ बहुत कम वर्षा होती है, क्या होती है, वहाँ बहुत कम वर्षा होती है। क्यों, क्योंकि हिमालय जो है मानसूनी बादल को लद्दाख में आने ही नहीं देता है। ठीक है, इसलिए कम वर्षा होती है। लेकिन जब बारिश ही नहीं होगा तो वहाँ के लोग क्या करेंगे, वहाँ के पानी के लिए वो बर्फ़ों का प्रयोग करेंगे, मतलब बर्फ़ से जो भी बर्फ़ से पिघला पानी होगा वही का प्रयोग करते हैं। ठीक, लेकिन आजकल बहुत सारे झीलों भी वहाँ है जो झील से भी पानी को आपूर्ति करते हैं, ये सब याद रखें, बर्फ़ और झील से। ठीक, लद्दाख में बोला कि जो खेती होता है वो जौ होता है, जौ का खेती बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसलिए जौ को लद्दाख में नास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नास। इसको बढ़िया से पढ़िएगा, जौ में लद्दाख को नास कहा जाता है।
आगे बात करें यहाँ पर पर्यटन, क्योंकि पता होगा पहाड़ी एरिया है, हम लोग देखे कि बाइकर्स को बहुत पसंद कर रहा था, इसलिए उसको बाइकर्स का मक्का भी हम लोग कर रहे थे। हाँ, तो बोले कि यहाँ के पर्यटक जो है ना लोगों को काफ़ी मदद करते हैं, मतलब कि जब कोई भी आएंगे तो वहाँ पे लोगों को काफ़ी मदद करते हैं पर्यटक, मतलब कि टूरिस्ट ही मतलब लद्दाख को काफ़ी मतलब उसको हेल्प करते हैं। ठीक, बोले इसीलिए पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या किया, क्या बोले इनर लाइन परमिट को हटा दिया गया है। इनर लाइन परमिट मतलब ये होता है कि सबसे पहले मतलब कि आपको वहाँ से लेना पड़ेगा कि कब आप जा रहे हैं, बोले आजकल हटा दिया, जिसको जाना चाहिए आराम से इंजॉय कीजिए। ठीक है, तो इनर लाइन परमिट को हटा दिया गया, क्यों? क्योंकि मतलब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक, क्यों? क्योंकि हम लोग पता है कि लद्दाख में पर्यटन ही उसका है जो एक मेन आधार है वहाँ के लोगों के लिए। ठीक, बात करें यहाँ की अनूठी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के लिए होम स्टे पॉलिसी शुरुआत की। मतलब देखिए आपको पता हो लद्दाख जो है मतलब संस्कृति का भरमार है, वहाँ आपको तरह तरह का संस्कृति काफ़ी नेचर भरा मिलेगा। तो बोला कि उसको सेव रखने के लिए होम स्टे पॉलिसी शुरू की गई है, मतलब कि उसको सेव भी करना है। ठीक, आगे हम लोग पढ़ते हैं। वहाँ आपको एक फेमस मिलेगा, देखिए ऐसे जानते हैं कि ऊँट में एक कुबड़ होता है, लेकिन आपको लद्दाख में 2 कुबड़ वाले ऊँट मिलेंगे। ठीक है, 2 कुबड़ वाले ऊँट मिलेंगे, उसका नाम होगा हंटर। ठीक, वो कहाँ मिलेंगे? नुब्रा घाटी में। अभी हमें पढ़ा चुका हूँ नुब्रा घाटी। क्वेश्चन है कि बताइए नुब्रा घाटी बताइए कहाँ पे है? तो नुब्रा घाटी आपको मिलेगा लेह में। क्या मिलेगा? लेह में। ठीक, और दूसरा घाटी का मैं लिख दिया हूँ ताकि ये नोट में, क्योंकि हमें पहले पढ़ा चुका हूँ ये वाला, कि बार-बार मैं पेज को पलटाऊँगा आपको दिक्कत होगा। हाँ, तो नुब्रा घाटी वो लेह में है। कहाँ है? लेह में है। आपको पूछिएगा सुरू घाटी कहाँ पे है? वो आपको कारगिल में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? कारगिल में। जास्कर घाटी कहाँ पे है? वो आपको कारगिल में मिलेगा। हाँ, तो सुरू, जास्कर कारगिल में और नुब्रा लेह में। हाँ, नुब्रा घाटी में ही आपको 2 कुबड़ वाले ऊँट मिलेंगे, याद रख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग इतना चीज़ पढ़ लिए, अब थोड़ा हम आते हैं लद्दाख में भाषा से रिलेटेड कि लद्दाख में कौन कौन सा भाषा बोला जाता है। हम लोग लद्दाख का एरिया पढ़ चुके थे, एरिया जो था 59,146 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ था। ठीक, लद्दाख जो है हम लोग जानते हैं लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश में, हाँ लेकिन यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा जो अगर केंद्र शासित प्रदेश है तो वो है लद्दाख। हाँ, मतलब लद्दाख क्या है? लद्दाख जो है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख जो है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, जनसंख्या में ये दूसरा सबसे बड़ा कम आबादी वाला संघ शासित प्रदेश है। मतलब देखिए इसको क्वेश्चन पड़ेगा, दूसरा सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है, इसको याद रख लेगा। ठीक, उसके बाद लद्दाख का घनत्व की बात करें, वहाँ घनत्व क्योंकि पहाड़ी एरिया है वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। हाँ, इसको मैं बाद में करता हूँ। हाँ, लद्दाख का जो घनत्व है वहाँ बहुत कम है, वहाँ लगभग 4 लोगों मतलब को मिलेंगे, 1 किलोमीटर में लगभग 4 लोग मिलेंगे। ठीक, तो लद्दाख की जनसंख्या को मैं थोड़ा बता देता हूँ। लद्दाख में क्योंकि भारत पता है भारत में 2 ही एरिया बचा हुआ है लद्दाख से, एक कारगिल है, दूसरा लेह है। ठीक, कारगिल में लगभग देखिए लगभग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, हाँ, मतलब कि आपको 14 लाख, हाँ, 14,802 लगभग कारगिल में मिलेंगे, और लेह में आपको लेके मतलब 13 लाख आपको मिलेंगे। हाँ, 14 लाख इतना आपको मिलेंगे जनसंख्या, याद रख लीजिए। आगे बात करें। हाँ, तो देखिए लद्दाख जो है, लद्दाख अपनी खास भारतीय तिब्बत संस्कृति के लिए फेमस है, क्योंकि लद्दाख में जो है बौद्ध धर्म बहुत अधिक मात्रा में मिलेगा। तो वहाँ पे जो मिलेंगे तिब्बती संस्कृति, मतलब तिब्बत में ही बौद्ध धर्म का मतलब बात करें वहाँ बहुत सारा वहाँ आपको मिलेंगे बौद्ध धर्म से रिलेटेड, उसीलिए उसका ही उद्गम आपको लद्दाख में ही पड़ा होगा। हाँ, तो बोला कि लद्दाख में जो तिब्बती संस्कृति काफ़ी आपको नजर आएगा। ठीक, अब थोड़ा लेह के बारे में बढ़ते हैं। लेह की जनसंख्या पढ़ चुके थे, लगभग देखिए कितना था, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। हाँ, तो आपको लगभग देखिए कि 13 लाख तक आपको जनसंख्या मिल सकता है। हाँ, अब देखिए यहाँ थोड़ा कुछ पॉइंट्स में लिखा हुआ हूँ। लद्दाख में बात करें लगभग 46% जो आपको वहाँ आबादी मिलेगा वह आपको मुसलमान मिलेगा, मतलब इस्लाम धर्म मिलेगा, इस्लाम धर्म से मिलेगा। हाँ, इस्लाम में भी कौन सा मिलेगा? वो आपको सिया से रिलेटेड मिलेगा। क्या मिलेगा? सिया। और अधिकतर जो इस्लाम है वो कारगिल में आपको मिलेंगे। क्या मिलेंगे? कारगिल में। ठीक, ये 46%। बाकी की बात करें लेह, तो लेह में लगभग देखिए जितनी भी जनसंख्या लगभग 13 लाख तक जनसंख्या है। हाँ, 13 लाख नहीं, सॉरी मैं गलत बता रहा था, एक मिनट वेट कीजिएगा। हाँ, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। हाँ, तो कितना हुआ? 1,40,000। हाँ, ज़्यादा नहीं है, सॉरी इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मैं गलत बोल दिया क्योंकि जनसंख्या बहुत कम है। हाँ, तो वहाँ देखिए लगभग 1 लाख और यहाँ देखिए 1 लाख। हाँ, मतलब देखिए लगभग टोटल यहाँ 1.5 लाख। हाँ, बोले इतना तक ही चल रहा है। तो देखिए लगभग लेह में लगभग कितना हुआ? 1 लाख तक, मतलब कुछ जनसंख्या 1 लाख, हाँ, मतलब 1,33,487 मतलब आपको वहाँ मिलेंगे। मैं माफ़ी चाहता हूँ, फिर आप लोग बोलेगा सर आप गलत पढ़ा दिए, हो जाता है, देखिए इंसान है। हाँ, लेह। हाँ, तो यहाँ बोले 1,33,487 जो जनसंख्या है उसमें से 40% जो जनसंख्या है वो बौद्ध से रिलेटेड है। क्या है? बौद्ध से रिलेटेड है। और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ मुसलमान जो मतलब इस्लाम जो धर्म 46% था वो कितना उसका जनसंख्या है? लगभग 1,40,802 किलोमीटर, मतलब 802 इतना जनसंख्या हुआ है। देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ बस सर्वे कर दिया हूँ। हाँ,
कि हम लोग देखें कि 46% क्या था, हाँ 46% आपको इस्लाम मिलेगा, हाँ इस्लाम धर्म से मिलेगा, हाँ उसके बाद आपको 40% आपको बौद्ध मिलेगा, 40% आपको बौद्ध मिलेगा, बौद्ध, हाँ और 12% आपको हिंदू मिलेगा, बाकी अन्य 2% मिलेगा, हाँ इसको याद रख लेगा। ये इंपॉर्टेंट है, या कुछ नोट्स आप लिखने में याद रहेगा, हाँ उसकी जनसंख्या का कैसा बटा गया, हाँ तो 46% आपको इस्लाम, 40% आपको मिलेगा बौद्ध, 12% आपको हिंदू और बाकी अन्य अलग अलग, हाँ तो इसको याद रख लीजिएगा। चलिए आगे चलिए, मैं देखिए यहाँ था कितना था, ये था 46% आपको इस्लाम, उसके बाद बौद्ध था 40%, हिंदू था 12% और अन्य था 2%, इसको याद रख लीजिएगा। बात करें तो लद्दाख के लोगों को हम लोग अलग भाषा में लद्दाखी कहा जाता है, लद्दाख के लोगों को हम लोग क्या कहेंगे, लद्दाखी, हाँ और उसकी भाषा को भी हम लोग लद्दाखी कहते हैं, मतलब वहाँ के रहने वाले लोगों को भी लद्दाखी और भाषा को भी लद्दाखी कहते हैं। आगे लेह में बात करें 38%, मतलब कि 38% जो लोग हैं वो लद्दाखी बोलते हैं, मतलब भाषा की बात करें तो क्योंकि भाषा और वहाँ के रहने वाले लोग सबको लद्दाखी बोलते हैं, तो 38% लोग जो हैं वो लद्दाखी बोलते हैं। ठीक, यहाँ के लोग इस लद्दाखी जो बोले हम लोग बोलते हैं, वहाँ के जो लोग बोलते हैं इस भाषा को बल्ती के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, बल्ती, हाँ मतलब जैसे लद्दाखी भाषा है वहाँ के लोग इसे बल्ती के नाम से जाना जाता है। ठीक, और ये बल्ती है वो तिब्बती एक मूल भाषा है, मतलब क्वेश्चन आएगा कि बल्ती तिब्बती मूल भाषा कौन है, तो बल्ती है। ठीक है, एक और भाषा है पुरखी, हाँ मतलब कि एक और भाषा है पुरखी, मतलब कि पुरखी, क्योंकि देखिए कि बल्ती मतलब कि लद्दाखी जो भाषा है वो टोटल 38% बोला जाता है, हाँ 38%, और दूसरा पुरखी भाषा है वहाँ लगभग 34% बोला जाता है। वो कहाँ बोला जाता है, वो कारगिल एरिया में ये भाषा बोला जाता है। ठीक, अब देखिए बहुत सारा भाषा लद्दाख में लिखा हुआ है, अब याद रख लीजिएगा, जैसे लद्दाखी, बल्ती, पुरखी, सीना, तिब्बती, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, हाँ ये सब पार्ट मिलेगा। इसमें से जो मेन इंपोर्टेंट लद्दाखी है जो 38% बोला जाता है, बल्ती है जो 34% और बाकी अन्य, हाँ ये सब याद रख लीजिएगा। हम लोग चाहते हैं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को आधिकारिक जो भाषा है, लेकिन इतनी भली सारी भाषा उसके पास वहाँ शो करे, लद्दाखी, बल्ती, पुरखी, सीना, तिब्बती, हिंदू, उर्दू, पंजाबी, हाँ लेकिन वहाँ का जो आधिकारिक भाषा जो है लद्दाख की वो हिंदी और अंग्रेजी है। क्वेश्चन आएगा कि लद्दाख की आधिकारिक भाषा क्या है, तो हिंदी और अंग्रेजी है। आगे अब थोड़ा हम लोग वहाँ पहनावे पर आते हैं कि वहाँ के व्यक्ति कौन कौन सा ड्रेस पहनते हैं। ठीक है, वेशभूषा, हाँ देखिए लद्दाख अपने रंगीन, हाँ लद्दाख रंगीन और आकर्षक कपड़ों के लिए काफ़ी फेमस है। वहाँ लद्दाख के जो व्यक्ति हैं वो रंग बिरंगा कपड़ा काफ़ी पसंद करते हैं। ठीक, उसमें से कुछ कपड़ा का नाम है, ये एग्जाम को पूछते हैं, उसमें से एक आएगा गोचा। गोचा को हम लोग कोस के नाम से जानते हैं, गोचा को कोस के नाम से बोलते हैं। ये क्या है, बोले कि ये पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। ये क्या है गोचा, ये पुरुषों के द्वारा, क्वेश्चन आएगा कि गोचा किसके द्वारा पहना जाता है, ये पुरुषों के द्वारा। ठीक, ऐसे लेकिन ये इतना डीप नहीं करेंगे, बस पूछेंगे गोचा जो ड्रेस है वो किस राज्य में फेमस है, तो वो लद्दाख में फेमस है। ठीक, तो बोले कि गोचा ये पुरुषों से पहनाते, ये कुछ नहीं है, एक कोट टाइप का है, उसको ऊन, मखमल और साथ ये सब पॉलिस्टर से उसको मतलब बनाया जाता है। हाँ उसी तरह से एक आपको मिलेगा सुलमा, क्या मिलेगा, सुलमा, हाँ ये महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। गोचा पुरुषों के द्वारा पहना जाता है और सुलमा महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। और ये बनता कैसे है, ये चमकीले ऊन से, ब्रॉड से, मखमल से, इस सब को बनाया जाता है। बस ये अब दोनों पढ़िएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। गोचा और सुलमा कहाँ फेमस है, तो ये लद्दाख में फेमस है। ठीक, गोचा और सुलमा, हाँ देखिए उसके बाद फिर एक आएगा गोचंद, हाँ गोचंद या सुलमा, दोनों को इस क्रिकेट नामक कमर पट्टी के साथ पहना जाता है। मतलब ये जो दोनों गोचा बोला ना सुलमा, ये कमर पट्टी के साथ पहना जाता है, मतलब कमर में उसको बांध के पहना जाता है। ठीक, और तरह कुछ मिलेगा जैसे कि तिलिन, हाँ ये तिलिन मिलेगा, ये महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। हाँ उसके बाद देखिए ये सूती, नायलॉन और रेशम, हाँ तो ये जो तिलिन है वो ढीले ढाले ब्लाउज है, मतलब बोलेगा तिलिन का है वो महिला जो ब्लाउज बनता है उसके लिए। हाँ ये बनता कैसे है, तो सूती, नायलॉन और रेशम से बनाया जाता है। ये तिलिन महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। तो ये गोचा हो गया, हाँ इसको पढ़ेगा, ये गोचा में इंपोर्टेंट कर दो, ये VVI है। ये मैं दिखा देता हूँ, गोचा, सुलमा और तिलिन। ठीक, एक आएगा पुबू, हाँ एक आएगा पुबू, हाँ पुबू, ये याक के बालों और त्वचा से बने जूते होते हैं। पुबू, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, बोलेगा पुबू क्या है, एक जूते हैं जो याक और के बालों और त्वचा से बनाए जाते हैं। चंगपा लोग अत्यधिक ठंडी पहाड़ी इलाकों में रहने के कारण क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, भैंसों की खाल, हाँ भैंसों, हाँ क्या लिखा है, भैंसों की खाल को पलट कर बनाई गई, हाँ क्या लिखा है, भैंसों की खाल को, ये भैंस नहीं होगा, एक मिनट, ये भेड़ होगा, एक मिनट, हाँ बोले कि भेड़ों की खाल को पलट कर बनाई गई, क्या लिखा है, लावा गोचा, हाँ क्या लिखा, लावा गोचा कोस्कर, हाँ कोस्कर, ये पढ़ेगा, हाँ कोस्कर नामक भारी पोशाक पहनते हैं। देखिए आपको पता होगा चमका की एक जनजाति है जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, तो वहाँ रहते हैं और बकरी और भेड़ के साथ वो चलते हैं, तो उसको काफ़ी ठंड लगती है, तो इसलिए बोला कि जो भेड़ों को
खाल को पलट कर हाँ वो पहनते हैं, जिसका नाम है लावा गोचा। हाँ इसे पढ़िएगा, लावा गोचा कहाँ फेमस है, ये चांगपा जनजाति पहनते हैं। हाँ और उसको अलग नाम से कोस्कार के नाम से हम लोग जानते हैं, और ये सफ़ेद रंग का होता है, बस पढ़ लीजिएगा। ये सब पढ़िए, मैं जो लगा रहा हूँ इसको याद रखिए, बहुत दिन पढ़े। लावा गोचा, हाँ मैं इधर पढ़ा, फिर से पढ़ाता हूँ। हम लोग पढ़ें गोचा, हाँ सुलमा, हाँ उसके बाद तिलिन, उसके बाद पुबू, हाँ उसके बाद क्या लगेगा, लावा गोचा या कोस्कार। हाँ चलिए आगे और थोड़ा आते हैं। यहाँ लिखा है योंगोर और लोकपा। हाँ ये भी है, ये भी नाम है, ये भी पहना हुआ जाता है, योंगर और लोकपा। हाँ ये भी महिलाओं के द्वारा ही पहना जाता है, मतलब योंगर और लोकपा महिला के द्वारा। ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये सिर को ढकने के लिए एक पोशाक है, मतलब दुपट्टा टाइप का। हाँ मतलब सिर को, हाँ योंगर और लोकपा। हाँ इसे बढ़िया से पढ़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, योंगर और लोकपा। हाँ ये महिला के द्वारा पहना जाता है। देखिए योंगर को वहाँ के भाषा में योंगर को बोक कहा जाता है, बोक। हाँ जो विशेष अवसरों पर पहना जाता है। अब ये योंगर और लोकपा पढ़िएगा, अब याद हो जाएगा। देखिए एक है टिप्पी या तिब्बी। हाँ ये दोनों हैं, ये टिप्पी या तिब्बी। ये क्या है, ये जितने भी जो बौद्ध रिलेटेड है वो पहनते हैं, मतलब बौद्ध धर्म से जितने भी जो पुरुष और महिलाएं हैं वो टिप्पी या तिब्बी पहनते हैं। ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये एक टोपी है, मतलब क्या है, टोपी है, जिसका नाम है सरपे टोपी। हाँ मतलब ये बहुत फेमस है, मतलब देखिए टिप्पी और तिब्बी बोलिए, ये महिलाओं में बहुत फेमस है। ठीक, ये दूसरा है एक सरपे टोपी। हाँ ये एक टोपी है, ये बौद्ध महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। मतलब ये सरपे टोपी जो है, देखिए ईटो टिप्पी और तिब्बी अलग है, मतलब ये पुरुष और महिला दोनों पहनता है। ये सर पे टिप्पी है, ये एक टोपी का रूप है, वो महिला बनती है। क्या बनती है, बौद्ध धर्म की जो जितनी महिला हैं वो टिप्पी का प्रयोग करती है। उसी तरह से यहाँ कुछ नाम लिखा पैराक। हाँ पैराग। हाँ देखिए पैराक, ये एक ही नाम है, पैराक या पैराग जुगिन। हाँ ये दूसरा नाम है जुगनी। हाँ ये है, एक ही नाम है, ये जुगनी। हाँ ये क्या है, ये दुल्हन के द्वारा पहना जाता है, ये पोशाक है, पैराग जुगिन या जुगनी। हाँ ये दुल्हनों के द्वारा पहना जाता है। ठीक, दूसरा पढ़ेंगे काऊ। हाँ काऊ क्या है, काऊ पढ़ो या गाऊ पढ़ो। हाँ ये दुल्हनों को चांदी या सोने से इसको निर्मित किया जाता है, गाऊ। झुमका की बात करें, झुमका बड़ा ईजी है, ये महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, और झुमका को लद्दाख में एल्गन कहते हैं, एल्गन। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, लद्दाख को झुमका को वहाँ एल्गन कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसकेचा क्या है, वह एक हार है, लद्दाख में इसकेचा को हार कहा जाता है, जो महिला के द्वारा पहना जाता है। अब आते हैं तुंगलांग। तुंगलांग क्या है, ये भी महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, ये कलाई में पहना जाता है, तुंगलांग का। ये सब याद रखिएगा, ये सब फेमस है वहाँ पे। हाँ अब देखिए, अब लोग पढ़ लीजिए कि क्या क्या पोशाक है। अब आते हैं खान पान, वहाँ खाना पीना क्या खाया जाता है। देखिए खाना पीना सबसे फेमस होगा थुक्पा। क्या होगा, थुक्पा। हाँ काफ़ी फेमस है, इसको बनाया कैसे जाता है, बस अब याद रखिए थुक्पा, बस अब इन पर आपके लिए बस इन पढ़िए, थोड़ा और पढ़ लीजिए। थुक्पा बनाया कैसे जाता है, मसालेदार रेशेदार, इसको ये नूडल्स है। हाँ नूडल्स है वो, गेहूँ जौ सब्जियाँ मांस से इसको निर्मित किया जाता है। बस दूसरा नाम होगा एसक्यू बोलिए या ओमा स्क्यू बोलिए। हाँ ये भी, इसमें नूडल्स नहीं होता है, इसमें गेहूँ जौ और दूध से मिलाया जाए। बस अभी याद रखिए। हाँ ये बनता कैसे, अगर मैं इटू लिखता हूँ तो बोलो सर आप कैसे बनता पता नहीं है। हाँ तो थुक्पा या उसका स्क्रू या ओमा स्क्रू, हाँ दोनों एक है। ये नूडल्स, इसमें नूडल्स नहीं होता है, बाकी ये दूध से मिलते बना। लद्दाखी भाषा में दूध को ओमा कहा जाता है। हाँ लद्दाखी इंपॉर्टेंट है, लद्दाखी भाषा में दूध को ओमा कहा जाता है। ठीक, चुटकी क्या है, चुटकी। हाँ ये पानी प्लस रोटी से इसको बनाया जाता है, उसमें साग सब्जियाँ और मांस भी होता है इसका चुटकी। अब उसके बाद बोलेंगे टिग्मो या टिमोक। हाँ ये मांस और सफ़ेद के द्वारा बनाया जाता है, मतलब मांस और सफ़ेद आटा के द्वारा बनता है टिग्मो। ये सब पढ़िएगा। देखिए थुक्पा, हाँ स्क्यू, हाँ ये ओमा स्क्यू, दूध को ओमा कहा जाता था, चुटगी। हाँ ये पानी प्लस रोटी से बनता है। ये अब खमीर पढ़ेंगे, खमीर नहीं खंबीर, ये रोटी प्लस बासी आटे को गर्म करके इसको बनाया जाता है, खंबीर। हाँ ये सब नाम सब याद रखेगा, खंबीर। हाँ रोटी प्लस बासी आटे को गर्म करके बनाया जाता है। आगे और थोड़ा पढ़ेंगे गुड़ चाय। हाँ ये भी बहुत फेमस है वहाँ लद्दाख में, अगर आप कभी मौका मिलता तब जाइए। ये अंडे की भुजिया सब्जी और बटर टी से इसको बनाया जाता है, गुड़ चाय। हाँ देखिए अब कुछ मेले और त्यौहार के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट आ जाएगा। हाँ तो सबसे जो इंपॉर्टेंट आ जाएगा वो आ जाएगा लोसर फेस्टिवल, लोसर त्यौहार। हाँ बोले कि ये लोसर जो है वो तिब्बती नव वर्ष में इसको मनाया जाता है, और यह एक बोले कि कटाई के अंत में इसको मनाया जाता है, कटाई के मौसम के अंत में मनाया जाता है लोसर। हाँ बस इंपॉर्टेंट क्या है कि लोसर बोलेगा कहाँ है, तो हम लोग लोसर कहाँ मनाया जाता है, तो वो लद्दाख में मनाया जाता है। बस इनपुट आपके लिए बस इतने हैं। ये 9 वर्ष लद्दाख में जो 9 वर्ष है उसके शुभ लक्ष्य में इसको मनाया जाता है, वो कटाई के अंत में मनाया जाता है। ठीक, और तिब्बती कैलेंडर में 11वें महीने के पहला दिन में इसको मनाया जाता है, याद रख लेगा। ठीक, और ये 15 दिन तक चलता है, लोसर फेस्टिवल जो है वो 15 दिन तक चलता है। ठीक, शुभारंभ क्या लेगा, जुलूस के साथ होता है, जिसे मैथु कहा जाता है, वो मतलब जो जुलूस के साथ होता है उसको मैथु के नाम से जानते हैं। ठीक, दूसरा नाम आएगा तक ठोक्से चू। हाँ ये फेस्टिवल का नाम है तक ठोक्से चू। हाँ तक ठोक्से, पहले लोसर पढ़े, दूसरा आएगा टक ठोक्से चू। हाँ
बोले कि ये जुलाई अगस्त में तिब्बती कैलेंडर का उसका 10वें दिन मनाया जाता है। ये आगंतुक मतलब कि यहाँ जो भी मतलब टूरिस्ट है उसको खूब मतलब आकर्षित करते हैं ये बोला। बोले कि इसमें छम नृत्य था, ये क्वेश्चन आएगा। छम नृत्य बहुत फेमस है, क्वेश्चन आएगा कि छम नृत्य कहाँ किया जाता है, ये लद्दाख में किया जाता है। तो छम नृत्य को काफ़ी पसंद किया जाता है, कहाँ पे, इस निर्मल तक ठोक्सो चू में, याद रख लीजिएगा। ये छम नृत्य कहाँ पे है, लद्दाख में। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। आगे और सब पढ़ेंगे। दूसरा नाम है यूरू कबात पर्व। हाँ, यूरू कबात पर्व। हाँ, ये कब मनाया जाता है, ये 2 दिन तक चलता है, ये 2 दिन चलता है, ये जुलाई अगस्त में इसको मनाया जाता है। बस अब इसको रखिए, कुरू कबात पर्व कहाँ है, लद्दाख में। हाँ, बस इतने, बस आपके लिए बस इंपॉर्टेंट है। ठीक, बोले कि यह बौद्ध, क्या लिखा है, यह बौद्ध देशों को कई धार्मिक विलंब, क्या लिखा है, जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी जो धर्म से रिलेटेड है उसको आकर्षित करते हैं। मतलब कि जो यूरू कबियात पर्व है ये बौद्धों को काफ़ी आकर्षित करते हैं। ठीक, इसमें लामाओं के दौरान रंगीन कपड़े पहने जाते हैं और नृत्य के साथ नाटक किया जाता है। ठीक, और समापन बलि चढ़ाने के साथ इसको किया जाता है। बलि मतलब देखिए काटाकटी नहीं, ये बाल को मतलब मुड़रा के ये किया जाता है, याद रख लीजिएगा। देखिए दूसरा नाम है माथो नगराक पर्व। हाँ, माथो नगराक पर्व। हाँ, ये क्या है, ये लद्दाख में माथो मठ में किया जाता है। ये तिब्बती कैलेंडर के पहले महीने के 15वें दिन में इसको किया जाता है। ठीक, लामाओं के दौरान इसको किया जाता है। हाँ, इसमें से नकाब पोष मतलब कि मुखौटा लगा के इसको किया जाता है। ठीक, नकाब पोष नृत्य, ये 2 महीने, दो क्या इसमें क्या होता है, इसमें जो लामाओं होता है वो 2 महीने तक तपस्या करता है और वह कालाबाजारी दिखाता है। मतलब कि जो तपस्या क्या क्या हम कर सकते हैं, मतलब कितना हम सिद्धि किए हैं वो दिखाया जाता है इस नृत्य में। हाँ, माथो नागागर पर्व में। हाँ, ये रह गया। बस अब एक तमोचो या मोनलम प्रार्थना उत्सव। हाँ, तमोचो या मोनलम प्रार्थना उत्सव। हाँ, ये मनाया जाता है। ये कहाँ, ये तिब्बत वर्ष के अंत में मनाया जाता है। हाँ, तिब्बती वर्ष के अंत में मनाया जाता है। यह ले प्लेस के नीचे स्थित पुराने गोम्पा में, हाँ, गोम्पा प्रांगण मनाया जाता है। और क्या लिखा है, गुजरते साल की बुराइयों को, मतलब कि एक साल में जितनी बुराइयां किया है लद्दाखी लोग इसको क्या नष्ट करने के लिए तथा नए साल का स्वागत करने के लिए यह पर्व मनाया जाता है, गोस्तोमो या मोनलम प्रार्थना उत्सव। याद रख लेगा इसको। ठीक, आगे चलिए अब आएंगे हेमिस उत्सव। ये 1 नंबर का वीवीआई क्वेश्चन है, आज से अलग बहुत एग्जाम आ चुका है। हेमिस उत्सव, हाँ, बोला कि इसका आयोजन हेमिस मठ में किया जाता है। यह भगवान पद्म संभव को जन्म से संबंधित। हाँ, पद्म संभव के जन्म के जश्न के तौर से मनाया जाता है हेमिस उत्सव। हाँ, अब बोलेगा भगवान पद्म संभव, ये कौन था, ये भगवान पद्म संभव बौद्ध धर्म के वज्रयान, हाँ, वज्रयान के संप्रदाय के संस्थापक हैं। ये तो क्वेश्चन आएगा कि बौद्ध धर्म के वज्रयान संपादक के संस्थापक कौन है, तो भगवान पद्म संभव है। ठीक है, लद्दाखों में सर्दियों के अंत में, हाँ, ये जो हेमिस उत्सव होता है यह सर्दियों के अंत में मनाया जाता है। ठीक, आकर्षण जो होता है इसमें हस्तशिल्प को बहुत प्रमोट किया जाता है हेमिस उत्सव में। ठीक, इसमें तांत्रिक मतलब कि जादू टोना की घटनाएं बहुत सारा होता है हेमिस उत्सव में। ठीक, यह तांत्रिक अनुष्ठान होता है। इसमें छम नृत्य का हमें बता चुका हूँ, यह लद्दाख में छम नृत्य बहुत फेमस है, वहाँ पे ये भी डांस किया जाता है, यह हेमिस उत्सव। ठीक, अब आते हैं लद्दाख हार्वेस्ट फेस्टिवल। ठीक, ये 2 सप्ताह तक चलता है। ठीक, इसमें से नकापोस भाई मुखौटा लगा के लोक नृत्य होता है, नाटक होता है, स्थानीय हस्तशिल्प होता है। इसमें पोलो, हाँ, इसमें पोलो और तीरंदाजी प्रतियोगिता होता है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि किस फेस्टिवल में पोलो और तीरंदाजी प्रतियोगिता होता है, वह लद्दाख हार्वेस्ट फेस्टिवल। ठीक, ये मैं एक नोट बताया हूँ, बताइएगा। पोलो में टोटल 4 खिलाड़ी होते हैं, याद रखिए, और वाटर पोलो में टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा हटके हो गया। हाँ, पोलो में 4 खिलाड़ी और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। आगे अब आएंगे, हाँ, फिर आपको सिंधु दर्शन महोत्सव या सिंधु दर्शन महोत्सव, ये सब क्वेश्चन कहाँ में था, ये सब लद्दाख में मनाए जाते हैं। सिंधु दर्शन महोत्सव ये सब लद्दाख में किया जाता है। ठीक, देखो शुरुआत हुआ 1997 में, ये सिंधु नदी को समर्पित है। ठीक, और लद्दाख के लोग सिंधु नदी को बहुत पवित्र मानते हैं। हाँ, क्योंकि लेह का लगभग जितने भी जो एरिया है वो मतलब सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ। ठीक, बोले कि ये जून महीने के गुरु पूर्णिमा के दिन इसको किया जाता है। ठीक, और ये बोले कि ये 3 दिन तक चलता है, बोले कि 3 दिन तक, हाँ, 3 दिन तक ये चलता है, यार रहेगा, ये 3 दिन तक चलता है। उसके बाद अब नृत्य, अब कुछ संक्षेप पढ़ेंगे, वहाँ का डांस उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वहाँ नृत्य का 2 डांस, एक मठिया डांस होगा, एक लोक डांस होगा। ठीक, तो मठिया कला में जो नृत्य सम्मिलित होते हैं उसमें छम कहा जाता है। छम बोले, छम नृत्य बहुत फेमस है। उसके इनको नकाब पोष मतलब कि जो मुखौटा है, मुखौटा लगा के डांस करने में इसको मजा आता है। इसमें मंत्रों उच्चारण भी किया जाता है, जैसे मंत्र को हम लोग बोलेंगे, मंत्र को यांग कहा जाता है, याग। हाँ, और ये बौद्ध धर्म वाला रिलेटेड, क्योंकि बौद्ध धर्म मंत्र को जाना करते हैं, क्योंकि 2-3 दिन वो 2-3 महीना वो तपस्या करते हैं और फिर मंत्रों से वो साबित करते हैं कि हम कितना मंत्र को एक्सेप्ट किए हैं। आगे
जाब्रो निरित। हाँ, बस क्वेश्चन आएगा जाब्रो निरित कहाँ पे है, वो लद्दाख में, बस पढ़िएगा लद्दाख में। ये क्यों फेमस है, बोले कि ये चांगपा जनजाति के द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है, चांगपा जनजाति, जाब्रो निरित चांगपा जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये तिब्बती मूल के घुमंतु, क्योंकि चांगपा जो घुमंतु लोग हैं, घुमंतु हैं, बोले कि यह लोग लद्दाख में क्या लिखा है, चेन ठेंग इलाकों में रहते हैं, मतलब कि एक एरिया है चेन ठेंग इलाकों में, मतलब चांगपा जनजाति रहते हैं। ठीक। बोले कि यह नृत्य पुरुष और महिला के द्वारा किया जाता है। ठीक। और बोला कि लोसर उत्सव में पता है, लोसर उत्सव का एक अभिन्न अंग है कौन सा, जाब्रो नृत्य। हाँ, बस इंपॉर्टेंट है कि जाब्रो नृत्य चांगपा लोगों के द्वारा किया जाता है। आगे अब कुछ तरह बहुत सारे नृत्य है, जैसे नाम है तुक्स्तानबो। हाँ, क्या लिखा है, तुक्स्तानबो। यह जास्कर और क्या लिखा है, बुखामबेल क्षेत्रों में किया जाता है। उसके बाद इस्पावो नृत्य। हाँ, इस्पावो, ये सब नृत्य है। क्या लिखा है, तुक्स्थानमो, उसके बाद इस्पावो, उसके बाद इस्पावो, यह एक युद्ध नृत्य है। ये तो पढ़िएगा, क्या इस्पावो नृत्य एक युद्ध नृत्य है जो महान गेसर से जुड़ा हुआ, है। लोसन नृत्य, हाँ, जो फसल कटाई के उत्सव से पहले, मतलब कि पहले से सेरगांव में किया जाता है। लोसन उत्सव, मतलब याद रखिएगा, तुस्तानो, क्या लिखा, तुस्तानमो, इस्पावो, लोसन या सोडल नृत्य। हाँ, तो यह एकमात्र ऐसा नृत्य है जिसमें नृत्यक के जो पग है पीछे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये ऐसा नृत्य है, इस जो महिलाओं का जो पग है वो पीछे की ओर थकते हैं, पीछे की ओर आते हैं। और बहुत सारा नृत्य है जिसका नाम है मेंटॉग स्टेन नेमो। हाँ, मेंटॉग स्टेन नेमो, यह एक नृत्य की शैली है। हाँ, ये एक नृत्य शैली है। यह द्रष्टिक, वहाँ एरिया का नाम है द्रष्टिक और दाहून के द्वारा, इसको मतलब जो समुदाय है उसके द्वारा किया जाता है। ये फूलों से सुसज्जित परिधानों को पहन के ये काम करते हैं। मेंटॉग स्टेन नेमो। हाँ, सोन की बात करते हैं, सोन जो नृत्य है, सोन नृत्य के बारे, ये पहले लद्दाख के राजाओं के द्वारा किया जाता था, लेकिन हाँ नृत्य, हाँ, ये पहले लद्दाख के राजाओं के लिए किया जाता था, लेकिन आज ये संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं कि वो, हाँ, ये सोन नृत्य, कौशन नृत्य की बात करते हैं। यह लेह में बहुत प्रस्तुत किया जाता है, लेह में बहुत फेमस है। हाँ, इसकी शुरुआत पहले घोड़सवारी के साथ किया जाता है, कौशन नृत्य। ठीक। अब लद्दाख में कुछ त्यौहार कर पढ़ लेते हैं, बहुत सारे नृत्य पढ़ लिए। इसमें से आएगा जास्कर। हाँ, जास्कर विंटर स्पोर्ट फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम खूब आते हैं सब। जास्कर विंटर स्पोर्ट फेस्टिवल, उसके बाद लद्दाख आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल, उसके बाद अल्टीमेट लद्दाख साइकिलिंग चैलेंज रैली, उसके बाद है चितकन कॉर्निवल। हाँ, ये सब फेस्टिवल है, चितकन कॉर्निवल। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जास्कर स्पोर्ट विंटर फेस्टिवल, लद्दाख आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल, अल्टीमेट लद्दाख साइकिलिंग चैलेंज फेस्टिवल या चितकन कॉर्निवल। हाँ, अब खत्म क्यों है। हाँ, उसके बाद पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे वहाँ उत्सव का उद्घाटन किया गया है। उसमें से आएगा आपका साहित्य महोत्सव, उसके बाद लद्दाखी शीतकालीन महोत्सव, अनाज महोत्सव, उसके बाद खुबानी खिलौना महोत्सव। ये सब खूब एग्जाम में खूब पूछते सब क्वेश्चन है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि खुबानी खिलौना महोत्सव, शीतकालीन महोत्सव, ये सब लद्दाख में किया जाता है। ये सब लद्दाख में किया जाता है। देखिए अब ग्लेशियर पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे ग्लेशियर है, मतलब कि ये दार्शनिक स्थान बोलिए। हाँ, कि अलग अलग लोगों को टूरिस्ट एरिया है, सबको पसंद करते हैं। कौन कौन है, ये बिफायू ग्लेशियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफायू ग्लेशियर ये कहाँ है, ये लद्दाख में, बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुके हैं ये वाला। बिफायू ग्लेशियर कहाँ है, तो ये लद्दाख में मिलेगा, लद्दाख में। ठीक। द्रास वैली, हाँ, द्रास वैली में पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद खारदुंगला पास, नुब्रा घाटी, ये सब लद्दाख में मिलेंगे। हाँ, क्या लगा, द्रास वैली, खारदुंगला पास, नुब्रा घाटी, पेंगोंग झील। हाँ, उसके बाद थिक्से मोनेस्ट्री या जास्कर घाटी। हाँ, तो ये था पूरा पार्ट, मतलब लद्दाख, ये बढ़िया से पड़ेगा। लद्दाख ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है, बियाफो ग्लेशियर, द्रास वैली, खारदुंगला पास और नुब्रा घाटी और पेंगोंग झील, उसके बाद थिक्सो मोनेस्ट्री और जास्कर। हाँ, ये था पूरा। अब इन करता हूँ वीडियो को। हाँ, आशा करता हूँ कि अगर यहाँ तक आए होंगे तो आपको ये काफ़ी नॉलेज के साथ आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।